नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अब आपका समय बहुत ही कम बच गया है साथियों। इसी के अनुरूप हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका अब क्लास 1, 2, 3 इस प्रकार से लिया जाए। अब एक क्लास से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका क्लास कम से कम 2 या फिर 3 लिया जाए, ताकि आप सभी का सिलेबस कवर हो सके। ठीक है, इसलिए आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो लगातार चल रहा है। और साथियों, अब हम आपका यह सीरीज भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें बोला गया है बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा कि एनसीईआरटी प्लस आपका जो बिहार का जो बिहार बोर्ड है उसका स्टेट बोर्ड का, इसका आपसे पूछा जाएगा। तो इन दोनों का हम मिश्रण साथियों आपका क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आज का यह सीरीज आपका है बहुत इंपॉर्टेंट। आज से यह सीरीज स्टार्ट होता है एनसीईआरटी प्लस स्टेट सीरीज के नाम से चलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग से विनती है कि इसे भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना कि आप प्रैक्टिस सेट को दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वह आपके बिहार बोर्ड के जो बुक है बीटीबीसी का सिर्फ और एनसीईआरटी का साथियों, हम उसके बीच से ही यह क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ रहे हैं, उसके बीच से साथियों क्वेश्चन को उठा रहे हैं, ताकि आप सभी से एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से आप फेस कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके समक्ष कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन की बात की गई है आपके सिलेबस में, और स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है साथियों, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लगाते चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगर बात की जाए साथियों, तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे वो कब आए थे? तो याद रखिएगा साथी, यह हो जाएगा 1915 में। ठीक है, कब आए थे? तो 1915 में आए थे, याद रखेंगे। पूरा अगर बात की जाए तो 9 जनवरी साथियों 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। कौन? महात्मा गांधी, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? साथियों, आप सभी जब मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सभी को इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन साथियों, आप बिहार बोर्ड का जो क्लास 7 का 8 का खासकर 9th का जो बुक है उसमें आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ने मिलेगा। और आपका जो चंपारण सत्याग्रह है वहाँ पे यह भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। सबसे पहला साथियों, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं तो सबसे पहले वो उन्होंने अपना प्रथम जो उनका सत्याग्रह था वह साथियों आपका कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में चलाया गया था। और इसी सत्याग्रह के बाद साथियों गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश होता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप सब बताइएगा कि जो ये प्रश्न का लेवल है वो किस प्रकार से है। देखिए, आपसे जो क्लास 1 to 5 या फिर 6, 7 ये सभी जो आपको बुक पढ़ने के लिए बोला गया है चेयरमैन के द्वारा या फिर आपके सिलेबस के द्वारा, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि बच्चे वाला बुक क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऐसा नहीं है। उस बुक में से साथ ही आपको इस लेवल का प्रश्न उठाकर पूछा जाएगा। तो इसलिए हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं, ताकि आपको जब क्वेश्चन मिले तो लगे नहीं कि आपका यह क्वेश्चन नया है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितना बेटर कर पाएँ कर रहे हैं। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह सब बीपीएससी में पूछा गया है। यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक को उठा कर देख सकते हैं। यह सारे प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे महात्मा गांधी तो उनका जो सबसे पहला पत्रिका था वो कौन सा था? तो इंडियन ओपिनियन था, याद रखिएगा। साथ ही इसके अगर बात करें हम, तो इंडियन ओपिनियन जो था साथियों, इसकी 1849 में, ठीक है सॉरी 1894 ईस्वी में साथियों इसका प्रकाशन किया गया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्नों पे। कहता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साथी आपका क्या?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन जो था, ये सबसे पहला उनका जन आंदोलन था। मतलब यह असहयोग आंदोलन में साथियों पूरी तरह से भारतीय जनताओं का क्या था, समर्थन था, इसलिए इसे जन आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। और ये सबसे पहला है महात्मा गांधी का साथियों स्वतंत्रता आंदोलन का पहला आंदोलन है, जन आंदोलन, जो कि साथियों कब से कब तक चला था, तो याद रखेंगे यह 1920 से साथी 1922 तक चला था। ठीक है, कब से कब तक चला था, तो 1920 से 1922 तक चला था। किसके खिलाफ चलाया गया था यह असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा रॉलेट एक्ट लागू किया जाता है साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और रॉलेट एक्ट के खिलाफ इस आंदोलन को चलाया जाता है, जो कि साथियों 1922 में समाप्त हो जाता है। किस घटना के बाद, तो चौड़ी चौड़ा एक घटना होता है, आगे हम आपको वह भी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो उस घटना के बाद साथियों महात्मा गांधी इस आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। चलिए बात करें हम आगे, तो कहता है निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई थी। अब आपको याद रखना है साथियों, इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं तो इतिहास में इतना तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा घटना कब घटा था, किस कारण से घटा था, किसके द्वारा घटा था, इसका परिणाम क्या था, तभी आप बेहतर कर पाएंगे इतिहास में। तो याद रखेंगे साथियों, आपका कल आपका कानून क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ आपका साथियों काल अनुक्रमण के आधार पर आपको यहाँ पे सजाने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले कौन सी घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले आपका साथी हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था साथियों कौन सा, तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। लिखते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किस लिए हुआ था, तो नील की खेती के विरोध में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अपने बिहार के चंपारण में हुआ था, याद रखिएगा सबसे पहला सत्याग्रह। उसके बाद आपका रॉलेट एक्ट आता है साथी। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, यह 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद आपका इसी के संदर्भ में साथियों रॉलेट एक्ट के बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि यह कब होता है, तो यह भी 1919 में होता है। ठीक है, क्या होता है, 1919 में होता है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था ये जलियांवाला बाग, कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब जो है वहाँ पे एक जलियांवाला बाग नामक एक मैदान था। उसी मैदान में, उसी फील्ड में साथियों यह घटना होता है, इसलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और उसके बाद आपका प्रश्न नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है, यह घटना हुआ था चौड़ी चौड़ा घटना। ठीक है, अभी हम जस्ट पिछले स्लाइड में बताए हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, जो कि चौड़ी चौड़ा घटना के बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो यह वही घटना था साथियों, इसको याद रखेगा। 1922 में यह घटना होती है, उसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ी चौड़ा कांड की वास्तविक तिथि क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी। चौड़ी चौड़ा जो है साथी यह एक स्थान का नाम है, याद रखिएगा। यह स्थान कहाँ है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में साथियों गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, एक गांव है जिसका नाम चौड़ी चौड़ा है। ठीक है, उसी गांव में, उसी कस्बा में 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है। इस घटना में साथियों एक तरफ भारतीय लोग होते हैं तो दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ पुलिस वाले होते हैं। इन दोनों में मुठभेड़ हो जाता है और हिंसा बढ़ जाता है। और साथियों जब हिंसा बढ़ जाता है तो भारतीय लोगों के द्वारा कुछ पुलिस वालों पर आक्रमण कर दिया जाता है और एक पुलिस चौकी को साथियों लगभग 15 व्यक्ति उसमें पुलिस वाले थे, यह डाटा बताया जाता है। इस 15 व्यक्तियों के साथ पूरे पुलिस थाने को जला दिया जाता है। इससे थोड़ा महात्मा गांधी को दुख होता है और वह असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। आगे बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और दम डीप से डीप आपका क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बताइए, इतना बेहतर बेहतर क्वेश्चन है कि बीपीएससी इतना डेप्थ में नहीं जाता है, यकीन मानिए। क्योंकि जब बीपीएससी आपका बीपीएससी एसडीएम एसडीओ बनने वाला होता है तब आपको इतना लेवल का क्वेश्चन लेता तो बात होता। लेकिन आप एक टीचर बनने वाले हैं, आपको टीचर बनना है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। तो इतना डेप्थ डेप्थ हम लेकर आए हैं
अब आप इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका सी आर दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले साथियों सितंबर 1920 ईस्वी में, याद रखेंगे, सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पर रखा था। और इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दे पर कुछ युवा नेता जो थे, जिसमें सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, लाल लाजपत राय थे और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि साथियों इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात करें हम आगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ है? स्वराज पार्टी का जो साथियों सफलता, किसकी असफलता के बाद इसका गठन हुआ है, इसकी स्थापना हुई है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों असहयोग आंदोलन के बाद। साथियों जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, तब साथियों कांग्रेस में एक फुट पड़ जाता है और उसमें कांग्रेस के कुछ व्यक्ति होते हैं, कांग्रेस के कुछ सदस्य होते हैं, जो कि अपना अलग संगठन बना लेते हैं, स्वराज पार्टी। साथ ही याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी जो था, क्या यह कांग्रेस से अलग था? तो नहीं, याद रखेंगे, यह कांग्रेस का एक अभिन्न अंग था, जो कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही काम कर रही थी। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 1923 को हुई थी। ठीक है, 1923 को हुई थी। 1920 से 22 तक आपका असहयोग आंदोलन चला था। 22 में जब समाप्त कर दिया गया, तो 23 में यह पार्टी का गठन हुआ था, यह संगठन का गठन हुआ था। चलिए बात करते हैं हम आगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लग रहा होगा, हम आपको बेहतर समझा पा रहे होंगे, यही हमारा प्रयास है। अगर अच्छा ना लगे, अगर अच्छा भी लगे, तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या यह सीरीज लगातार चलता रहेगा, यह आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। साथ ही यकीन मानिए 20 से 25 क्वेश्चन बनाने के लिए हमको 2-3 घंटा लग जाता है, क्योंकि अलग अलग बुक पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पेंसिल से पेंसिल अंडरलाइन करते हैं, उसके बाद उसको बीच में से हम आंसर को निकालते हैं, क्वेश्चन को निकालते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अब आप फीडबैक नहीं देंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा मेरा भी मनोबल टूट जाएगा। तो आप सभी से विनती है कि थोड़ा-सा इसको बढ़ाते चलिएगा आगे की ओर, ठीक है? चलिए बात करते हैं आगे, तो कहता है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? अब आपको यह बता देते हैं कि 100% प्रूफ के साथ कि क्लास 10th का जो आपका इतिहास का बुक है, उसको जाकर पढ़िए साथियों, उसको जाकर पढ़िए। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन ना दिखे, ये सारे के सारे टॉपिक ना दिखे, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है? 100% आपका एकदम सिलेबस से चल रहा है साथी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी तक इस प्रकार से दावे के साथ आपका कोई नहीं कह सकता है, यकीन मानिए, ठीक है? कोई नहीं कह सकता है, हम दिन भर हम भी देखते रहते हैं, तो थोड़ा-सा आप लोग चीज़ों को समझिएगा और आपके लिए ही है। आपको बुक उतना टाइम नहीं है कि पढ़ पाएँ, आप 1 टू 5, 5 टू 10, तो इस प्रकार से आपको बीच-बीच से हम क्वेश्चन लाकर दे रहे हैं, ताकि हमको जो लग रहा है कि यहाँ से बीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है, तो हम लाकर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम पूछा जा रहा है, तो यह आपका हो जाएगा साथी कौन-सा? तो आपका हो जाएगा हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया था और यह आंदोलन जो था वह ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खिलाफ, तुर्की में क्या था साथियों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इस्लाम धर्म के प्रमुख होते हैं उसको खलीफा कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो खलीफा कहा जाता है, ठीक है? यह इस्लाम धर्म के प्रमुख होते हैं, ठीक है? अब नहीं है, उस समय थे। 5वीं शताब्दी से लेकर साथियों 1920-22 तक यह खलीफा का पद था। तो जो ये खलीफा का पद था ना, इसको तुर्की में इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तहत समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। तो इस खिलाफ से साथियों पूरे एशिया के जितने भी मुसलमान समुदाय के भाई बहन थे, वो सभी इसका विरोध किए और इस विरोध में भारतीय लोग भी शामिल थे। इस विरोध में स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन जितने व्यक्ति थे, वो सभी इनका समर्थन किए थे और यही आपका खिलाफत आंदोलन था। इसी में हिंदू और मुस्लिम की एकता देखी जाती है, ठीक है? चलिए बात करें आगे, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके समक्ष। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा चंद्रशेखर। साथियों याद रखेंगे, ठीक है? सॉरी साथी, 1 मिनट, चंद्रशेखर नहीं, इसका देश बंधु जो हैं, देश बंधु उनको चित्तरंजन दास को कहा जाता है। हाँ, 100%
चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद हम आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप सब यहाँ पे। कहता है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी को चुना गया था, याद रखेंगे। साथ ही यह कब हुआ था, तो 23 नवंबर 1919 को हुआ था। ठीक है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था और इसमें महात्मा गांधी को इसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया था, याद रखिएगा। हम आगे बात करते हैं तो कहता है नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। साथ ही नेहरू रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो याद रखेंगे यह हो जाएगा साथियों आपका एम एम एल नेहरू के द्वारा, अर्थात मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, तो यह नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, यह क्यों जारी किया गया था और किस लिए जारी किया गया था, कब जारी किया गया था, यह भी हम आपको बताते हैं। तो जो नेहरू रिपोर्ट था साथी, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसी को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि आपका 1928 ईस्वी में साथी इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो साथी जे जे एल नेहरू द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साथियों पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। और इसी के समक्ष साथियों क्या होता है, तो 1929 को ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह तिथि है 1929 साथी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1929। इसमें साथियों लाहौर में एक ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की साथियों संकल्पना की गई थी। पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था उसको हासिल किया गया था और इसी के संदर्भ में 31 दिसंबर 1929 को साथियों रात्रि को 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत के अत्यधिक झंडा फहराया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारतीय झंडा कहाँ पे फहराया गया था, तो याद रखेंगे साथियों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साथियों कहाँ फहराया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। कब, तो 12 बजे रात को। और इस तिथि को और भी विशेष बनाने के लिए साथियों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, हमारे भारतीय संविधान के जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा इसी तिथि को याद रखिएगा आगे चलकर स्वराज तिथि के रूप में माना गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भी बहुत सारा चीज़ है तो और भी आपको आगे चल के बताया जाएगा। आगे हम बात करें तो कहता है गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा साथी कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह हुआ था किस लिए, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था साथी यह 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन समझौता हुआ था, याद रखेंगे। गांधी जी के बीच और इरविन जो था यह साथियों वायसराय था, इन दोनों के बीच एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इस समझौते में क्या क्या बात की जाती है, तो साथियों इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे गांधी इरविन समझौता ना देकर दिल्ली पैक्ट समझौता कह दे तो यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा। इसका दो नाम है, एक गांधी इरविन समझौता जो कि काफ़ी फेमस है और एक दिल्ली पैक्ट समझौता जो कि कम फेमस है, लेकिन आप इसको भी याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो कहता है क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसका राइट आंसर आपका बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा, याद रखेंगे। बी.डी. सावरकर का पूरा नाम अगर आपसे जानना चाहें तो याद रखेंगे इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, जो कि साथियों 1902 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा हम इसलिए सारा का सारा आपको तिथि बता रहे हैं, आपको वर्ष बता रहे हैं ताकि इतिहास में आपको पढ़ना है तो आपको तिथि और वर्ष अधिक याद रखना होता है। इसलिए हम एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसका हम वर्ष आपको नहीं बता रहे हैं, वो इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो साथियों 1902 ईस्वी में यह स्थापित मित्र मेला के समय 1904 में एक गुप्त सभा का अभिनव भारत नामक में परिवर्तन किया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
किसके द्वारा? तो बीडी सावरकर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे आपका। और यकीन मानिए जो यह प्रश्न है आपका, यह आपको किसी भी बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। यह आपको यूपीएससी, बीपीएससी यही बुक में पढ़ने को मिलेगा। यह आप 100% यकीन मानिए, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है यह बहुत कम जगह टॉपिक जिक्र होता है साथियों कि कामागाटा मारू क्या था। बहुत लोग कम बता पाएंगे कि कामागाटा मारू क्या था। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा कि कामागाटा जो मारू था साथियों, यह एक प्रकार का जहाज था। याद रखिएगा क्या था? एक प्रकार का जहाज था जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल तोप था। जल तोप का मतलब जहाज ही होता है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्नों पे। प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। आप सभी से बार बार पूछा जा रहा है कि प्रश्न का लेवल कैसा है, आप लोग जरूर बताएंगे ताकि हम कल जो क्वेश्चन बनाएं उसमें हम अपना बदलाव कर सकें। अगर प्रश्न का लेवल थोड़ा कम है तो और भी हम बेहतर करने का कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा है तो हम और भी थोड़ा कम करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यकीन मानिए यह हम खुद अपने आप में दावा कर सकते हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि इतने वर्ष में नहीं किए हैं हम, वो आपके लिए अब कर रहे हैं साथियों। 1 क्लास से लेकर 5 क्लास और 5 क्लास से लेकर 10 क्लास, इस प्रकार से जितने बिहार बोर्ड का बुक है, सारा बुक को लाइन बाय लाइन रात को पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ से अंडरलाइन करने के बाद आपका क्वेश्चन को टाइप करते हैं। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है आपके लिए। उम्मीद बस इतना ही है कि इस बार आपका शिक्षक भर्ती कंफर्म हो जाए, क्योंकि आपके साथ बहुत समय से आपको रोका गया है। इस बार होना चाहिए और अपने बिहार का विकास आप सभी के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्नों की। कहता है किसने सत्येंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे चंद्रशेखर आजाद के द्वारा क्या किया गया था? तो 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में HRA कहते हैं, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे? तो HRA कहते हैं। इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी लोग। कहता है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे यह सत्येंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। सॉरी, जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था साथी, याद रखेंगे। अगर बात की जाए इनके बारे में तो साथियों जतेंद्र नाथ मुखर्जी का 1879 से लेकर साथियों 1915 तक इनका क्या रहता है? जीवन काल रहता है, इस बात को याद रखेंगे। और इसी जीवन काल के बीच में साथियों बंगाल के क्रांतिकारी भी इन्होंने हुए हैं और बंगाल को बहुत ज़्यादा ये न सपोर्ट किए हैं। उन्हें उन्हें बाघा जतीत के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में इन्हें क्या नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे बाघा जनित, मतलब बाघ, बाघ वाले एक प्रकार से कह सकते हैं, बाघा जनित के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखेंगे। युगांतर अनुशील समिति तथा गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य भी यह रह चुके हैं। तो यह भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि आपसे नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इससे परिचित होंगे कि साथियों मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या की गई थी, यह किया गया था आपका कब? तो याद रखेंगे 1908 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी पूरा अगर बात की जाए तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे साथियों आपको कि 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड की गाड़ी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, जो कि कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा, कोई ऐसा बिहारी नहीं होगा जो कि इस मुजफ्फरपुर कांड को नहीं जानता होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, खुदीराम बोस जो कि सबसे युवा व्यक्ति थे साथियों स्वतंत्रता आंदोलन के, ये सबसे युवा व्यक्ति थे जो कि सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो साथ ही यह मात्र 19 वर्ष के आयु में यह अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं साथी। तो इनको याद रखिएगा आप सभी, बहुत बड़ा कुर्बानी था। आज के समय में साथी 19 वर्ष के जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं बहुत छोटा होता है। वह
अपने बारे में तो विकास की सोच ही नहीं सकता है, अपने देश का क्या सोचेगा। लेकिन यह व्यक्ति ऐसे थे जो अपने सारे बचपन को भुलाकर, सब कुछ को भुलाकर, अपने पूरा जीवन काल को भुलाकर 19 वर्ष की आयु में अपने भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में कूद जाते हैं और अपने बलिदान को दे देते हैं। याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। आगे हम बात करें तो कहता है लाहौर षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दिया गया था। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है लाहौर षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दिया गया था, यह पूछा जा रहा है आप सभी से। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथियों क्या, तो याद रखेंगे सरदार भगत सिंह को फांसी दिया गया था इसी केस में, और सुखदेव को दिया गया था, बटुकेश्वर दत्त को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, एक सेकंड साथी, चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या है। तो साथियों याद रखेंगे, लाहौर षड्यंत्र केस जो था इसमें किसको किसको फांसी दिया गया था, तो सबसे पहले भगत सिंह को दिया गया था, सुखदेव को दिया गया था और राजगुरु को दिया गया था। बटुकेश्वर दत्त जो थे इनको इस षड्यंत्र केस में फांसी नहीं दिया गया था, याद रखेंगे। अगर बात की जाए कि साथियों इन तीनों जो व्यक्ति थे, ये तीनों महान क्रांतिकारी थे, इन तीनों का कब मृत्यु हुआ था, कब इनको फांसी दिया गया था, कब यह शहीद हुए थे, तो याद रखिएगा साथियों, यह आपका 23 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। और इस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि एक क्रांतिकारी व्यक्ति, एक महान व्यक्ति, एक महान विचार वाला व्यक्ति जो कि भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, इनका छल से, बल से साथियों अंग्रेजों के द्वारा हत्या किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। यह भी याद रखिएगा कि साथियों सरदार भगत सिंह का जो फांसी का तिथि था वो एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दिया जाता है, क्योंकि यह इतने महान व्यक्ति थे कि साथियों इनको फांसी का डर अंग्रेजों को भी था, और वह सोच रहे थे, वो जान रहे थे कि जब इनका फांसी पड़ेगा तो भारत के जितने भी लोग हैं, भारत के जितने युवा हैं, ये सभी कहीं न कहीं अहिंसा का करेंगे, और यह कहीं न कहीं यह सभी आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे, इसलिए 12 बजे रात को ही इनको फांसी की सज़ा दी जाती है, याद रखिएगा, एक दिन पहले ही। और इतना से भी मन नहीं भरा था, तो साथियों जब भगत सिंह का फांसी पड़ गया, उसके बाद राता-राती इनको पूरे बॉडी को साथ ही याद रखेंगे कुट्टी-कुट्टी, मतलब बूटी-बूटी काट दिया गया था, और साथियों इनको नदी के किनारे बिक दिया गया था। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो काफ़ी सारा बलिदान दिया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, तब आज अपना भारत आज़ाद हुआ है। इस बलिदान को हम सभी को नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला संपूर्ण महत्वपूर्ण शाही कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह सारे प्रश्न जो है बहुत ही डेप्थ में है, यकीन मानिए। और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका साथियों, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल में है, याद रखेगा। ठीक है, धन की व्यवस्था करने के लिए साथियों 1908 ईस्वी में, डेट याद रखेंगे, वर्ष याद रखिएगा, 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में वर्रा डकैती कांड को पुलिस बिहारी दास ने अंजाम दिया था। किसने दिया था, तो पुलिन बिहारी दास ने। यह भी आप लोग याद रखेंगे कि इस डकैती को किसके द्वारा किया गया था, इस कांड को किसके द्वारा किया गया था, तो पूर्वी बंगाल में किया गया था 1908 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो पुलिन बिहारी दास के द्वारा किया गया था। सारा का सारा डिटेल आपके सामने है। कहता है वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अनुशूलन समिति हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही फेमस है यह समिति, और बीपीएससी में बार बार यह समिति पूछा जाता है। थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, अनुशूलन समिति हो गया, तहकीकात समिति हो गया, साधना समिति हो गया, कोठारी समिति हो गया, ये सभी जितने हैं, तो ये सभी थोड़ा सा बीपीएससी का फेवरेट समिति है, तो बार बार पूछा जाता है। आप लोग एक बार इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करें हम आगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह जो था इसका नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, यह बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में हुआ था साथियों, और गुजरात के किसान ने
सरदार सरकार को क्या किया था, सरकार को कर बढ़ाने के लिए 30% कर बढ़ाने के लिए विरोध किया था, इसको याद रखेगा। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, साथ ही यह भी याद रखेंगे। इसी बारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है वहाँ की महिलाओं के द्वारा, यह भी आप लोग याद रखेगा, जो कि पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम इसी सत्याग्रह के बाद होता है, साथ ही याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। प्रत्यक्ष रूप से बात की जा रही है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तो याद रखेंगे इसका होगा बाइकुम सत्याग्रह। अब यह बाइकुम सत्याग्रह था क्या, सबसे पहले इसको समझेंगे कि जो यह बाइकुम सत्याग्रह चलाया गया था कब से कब, तो 1924 से, याद रखेंगे 1924 से लेकर 1925 तक चला था। ठीक है, पूरा 1 वर्ष यह सत्याग्रह चलाया गया था। साथ ही याद रखेगा जो कि त्रावणकोर स्थान पर, जो कि कहाँ है यह त्रावणकोर, तो केरल में है, उस जगह पे चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था, तो कुछ निम्न जाति के जो लोग थे उनको मंदिर में एवं मंदिर में प्रवेश के लिए क्या किया था, रोका जाता था। ठीक है, उनको मंदिर में प्रवेश के लिए रोका जाता था। इसी के अनुरूप यह बाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। और इसके बाद साथियों लोगों को मंदिर में जाने की तो अनुमति नहीं मिली, लेकिन वहां तक सड़कों पर जाने के लिए अनुमति मिल गई थी। तो यह आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। जिया तरंग जो आंदोलन है यह आपका कहाँ था, तो मणिपुर में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा आंदोलन हम आपको करवा देंगे, बेफिक्र रहिए, आप लोग इस सेशन पे जुड़े रहिए, आप प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए। यह आपका जो एनसीईआरटी प्लस स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव क्लास आ रहा है यह भी आप लोग देखते रहिए। दो तरफ से हम लोग बार करने वाले हैं। इस बार बीपीएससी को कोई नहीं बचा सकता है, आप सभी को शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम लोग दोनों तरफ से बार करेंगे, प्रैक्टिस सेट को भी लगातार करेंगे। और एन आपका एनसीईआरटी और स्टेट का जो आपका सिलेबस है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार डबल बार किया जाएगा और इस बार शिक्षक बन के ही रहना है बिहार में। इसी के अनुरूप अगर बात की जाए तो यह मणिपुर जो था इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका साथी यह होता है समाप्त। आज का ये सेशन समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा और यह डेली आपका क्लास होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको फीडबैक देना है, कमेंट करना है, तभी आपका यह क्लास रेगुलर होगा। क्योंकि साथी यकीन मानिए हमको रात रात तक जगना पड़ता है और आपके लिए क्वेश्चन का यह बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप लोग हमें रिस्पॉन्स देंगे, आप लोग बताएंगे, तभी हम आपके लिए यह कर पाएंगे कि आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।